नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हिशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी द्वारा जो लगाया गया है भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा सरकार पर। नियुक्तियों पर बवाल, आपने उठाए हैं सवाल। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की जड़ें लगातार गहरी होती जा रही हैं। मौजूदा बीजेपी सरकार ने भी करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का नारा दिया, जो कि हवा हवाई साबित हो रहा है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि सरकार के ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर विश्वविद्यालय में अवैध नियुक्तियां करने का आरोप लगा है। दरअसल आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरचाली ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अवैध नियुक्तियां की गई हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने साल 2017 और 2019 के बीच सभी नियम कानूनों को सत्ता बताकर अपने और बीजेपी के चहेतों को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में मनमाफिक पोस्टिंग से नवाजा है। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी ने मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदेश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार से मामले की उच्च स्तरीय जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज चर्चा इसी पर करेंगे, उससे पहले देखें रिपोर्ट। उत्तराखंड में करप्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार के हेवी वेट कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरचाली ने मंत्री धन सिंह रावत पर अपने चहेतों को नियुक्तियां देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 30 अगस्त 2019 को मीडिया में एक खबर आई जिसमें सहायक क्षेत्रीय निदेशक के 8 पदों पर नियुक्ति में घोटाले का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट में पहले से ही सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स के नाम भी प्रकाशित किए गए थे। इसके बाद 2 सितंबर 2019 को विश्वविद्यालय ने जो लिस्ट जारी की, उसमें सभी वही नाम थे। सभी उन नामों को नौकरी दी गई। मंत्री धन सिंह रावत और कुलपति के रिश्तेदार थे। मुक्त विश्वविद्यालय में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और कुलपति ने किया है, इस सब कारनामों के लिए आपने देखा होगा कि पिछली बार मुख्यमंत्री धामी जी ने अपने मुख्यमंत्री बनते ही धन सिंह रावत जी को इनाम दिया और राज्य मंत्री से कैबिनेट का दर्जा दे दिया। मैं धामी जी से कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है कि ऐसे मंत्री को इनाम देना छोड़िए, इनकी जांच बाद में हो, पहले ये जेल के सलाखों के पीछे जाने चाहिए। जब तक ऐसे मंत्री, ऐसे नेता और ऐसे अधिकारी सलाखों के पीछे नहीं होंगे, तब तक उत्तराखंड शहीदों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बन सकता है और उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त नहीं रह सकता है। वहीं इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इस विरोध में पौड़ी में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कार्रवाई की मांग की है। इन सबके बीच इस मामले में आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वहीं कांग्रेस ने इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी को ये साफ दिखाई देने लगा है कि उत्तराखंड के अंदर उनकी झूठ और फरेब की राजनीति चलने वाली नहीं है और इसी कारण से अब वे अनर्गल आरोप और बेबुनियाद बातें करने पर उतर आए हैं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर जो आरोप लगाए गए हैं वे बिल्कुल बेबुनियाद हैं और हम आम आदमी पार्टी के इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। नहीं, सरकार से मांग करते हो तो पहले टाइम इतिहास में हुआ कि ओपन यूनिवर्सिटी में नियुक्तियां कर दी गई, 40-50 नियुक्तियां कर दी गई और उससे भी हैरानगी की बात मैं तो महामहिम राज्यपाल का आभार व्यक्त करूं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मेरी बिना अनुमति के, बिना स्वीकृति के, बिना जानकारी के ये नियुक्तियां, तो वो सारी नियुक्तियां अवैध हो गई। और शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और पीएचडी लोग इस तरह का धंधेबाजी करेंगे, अगर इसको केवल लूट का केंद्र या व्यक्तिगत हितों के लिए सरकार का उपयोग करेंगे तो बड़ा दुखद विषय है कि उच्च शिक्षा में भी इस तरह के गड़बड़ें और जगह तो थी भरी हुई है सब जगह, तो यहाँ भी अगर इस तरह की गड़बड़ होगी दुखद है। इसकी जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित रूप से। कुल मिलाकर मंत्री पर करप्शन के आरोप लगाना बेहद गंभीर मामला है। हालांकि ऐसे घपले और घोटाले उत्तराखंड में कोई नई बात नहीं। ऐसे में देखना होगा बीजेपी का करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का नारा क्या हवा हवाई है या वास्तव में सरकार करप्शन रोकने को लेकर गंभीर है। मंत्री और कुलपति पर लगे इस आरोप के बाद क्या सरकार इस मामले की जांच कराएगी? क्या दोषियों पर कार्रवाई हो पाएगी?
क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले को संज्ञान लेंगे? ऐसे अनगिनत सवाल है जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं नियुक्तियों पर बवाल, आपने उठाए सवाल। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की जड़ें लगातार गहरी होती जा रही हैं। मौजूदा बीजेपी सरकार ने भी करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का नारा दिया, जो कि हवाई ही साबित हो रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि सरकार के ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर विश्वविद्यालय में अवैध नियुक्तियां करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अवैध नियुक्तियों को लेकर आपने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पर जमकर निशाना साधा है और आपने कहा है कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में बिल्कुल डूबी हुई है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या भाजपा का चाल चरित्र चेहरा सेम है जैसा वो लगातार कहती है, या फिर कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नवीन प्रशाली ने, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई है भाजपा सरकार और न सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है बल्कि अब शिक्षित जो बेरोजगार हैं उनका हक भी छीन रही है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी। आपका आरोप है कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील कर दिया गया है, जिस चाहे मनमर्जी में अवैध तरीकों से नियुक्तियां दे रहे हैं। दरअसल आपका आरोप है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में सहायक क्षेत्रीय निदेशक के 8 पदों पर नियुक्ति में बड़ा घोटाला हुआ है और इन सभी 8 पदों पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत कुलपति के रिश्तेदारों और बीजेपी नेताओं के करीबी हैं। वो 8 नाम भी हम आपको बताएंगे कि वो 8 नाम कौन हैं जिनको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि वो भाजपा के करीबी हैं। और हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से ये इल्ज़ाम ज़रूर लगाया गया है। हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं और जानेंगे कि क्या जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, क्या पुष्कर सिंह धामी इस बात का संज्ञान लेंगे, इन पर क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है, किस तरीके से कमेटी बनाई जाती है। हमारे साथ आरपी रतूड़ी जी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस से हैं, नवीन प्रशाली जी आम आदमी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुलदीप राणा जी जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवीन प्रशाली जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपने आरोप लगाए थे। क्या कुछ ये आरोप थे, मैं पहले चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं और किन आधार पर। 10/2019 को अखबार में खबर प्रकाशित होती है कि मुक्त विश्वविद्यालय उत्तराखंड में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा नियुक्तियों को लेकर, और अखबार यहाँ तक कहता है कि जिन 8 लोगों का सिलेक्शन पहले से हुआ है उनके एक जैसे मार्क्स हैं और उन्होंने एक जैसा पेपर किया हुआ है और एक ही सवाल इन सब 8 ने अपने पेपर में छोड़ा है। तो जहां पर ये लग रहा था कि शायद इन सब 8 को एक ही जगह बैठाकर ये प्रश्न पत्र करवाया गया हो, और अखबार उन 8 लोगों का नाम भी देता है। और ठीक 2 दिन बाद जब 2 सितंबर को जब रिजल्ट आउट होता है, रिजल्ट आता है, तो सब हैरान हो जाते हैं कि वही नाम जो मीडिया में पहले आ चुके थे वही नाम उस सिलेक्शन में है और उन्हीं लोगों का नाम है। तो फिर और उस पर खोज खबर करके पता चला कि इन लोगों ने इस नियुक्तियों से पहले जो 30% जो आरक्षण था, 30% का जो आरक्षण था महिलाओं के लिए, उसको खत्म किया, और उसके बाद जो आरक्षण रोस्टर था उसको भी मनमाने तरीके से अपने कैंडिडेटों के हिसाब से उसको तय किया गया। अब जो 8 लोगों के नाम आए वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। उसमें धन सिंह रावत जी जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनके पीआरओ गोविंद सिंह जी का नाम था, और कुलपति जी की सेक्रेटरी रही हैं रेखा बिष्ट, उनका नाम था। भास्कर जोशी जो चीफ एग्जाम कंट्रोलर थे उनके रिश्तेदार थे। रुचि आर्य जो थे असिस्टेंट एग्जाम कंट्रोलर, सुमित प्रसाद जी की पत्नी थी। तो आप देख सकते हैं कि उन सब ने अपने लोगों को यहाँ पर नौकरी पर रखा, और नौकरी पर रखने के बाद आप इनकी हिम्मत देखिए, इन सब लोगों की हिमाकत, और मंत्री नेताओं के शय में क्या खेल होता है कि जो धन सिंह रावत जी के पीआरओ थे जिनकी नियुक्ति असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर के पद पर होगी, वो अपने नौकरी पर जाने के बजाय फिर धन सिंह रावत जी के पास आ गए, यानी तनख्वाह मुक्त विश्वविद्यालय से और नौकरी धन सिंह रावत जी की। बाकी जो 8 लोग थे जिनको इस प्रदेश के मुक्त विश्वविद्यालय के अलग अलग जिलों में अलग अलग ऑफिस में जाना था, उन सब लोगों ने हेडक्वार्टर हल्द्वानी में डेरा जमा दिया, हेडक्वार्टर को अपनी ऐशगाह बनाई, और उन जगहों पर जहां इनको जाना था वहां पर दूसरे प्रोफेसरों से काम लिया गया जिनको एक्स्ट्रा सैलरी दी गई, एक्स्ट्रा वेतन भत्ता जाता है। और आप ये देख सकते हैं, इसके बाद फिर जब इस सबको देखते हुए एक सज्जन डॉक्टर रमेश
रमेश जी थे पंतनगर के, रमेश सिंह, जिन्होंने महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखा जब बहुत अंधेर गर्दी होगी कि जी। साहब यहाँ पर 8 लोगों की नियुक्ति ऐसे ऐसे हो गई है। ये अखबार ने पहले बता दिया था, इसके बाद फिर ये हो रहा है, ये हो चुका है, और इसके बाद 9 और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों में घोटाला होने वाला है। आप पहले वाले उसकी भी जांच कीजिए, जो 8 असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर रखे गए थे, और इस भ्रष्टाचार को भी रोकिए। जो ये अगला 9 असिस्टेंट जो प्रोफेसर की नियुक्ति होनी है, इसको भी आप रोके। तो उनके जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं राज्यपाल के, वो प्रभारी सचिव उच्च शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग को भेजते हैं कि इस प्रकरण की जांच हो, और जो ये घोटाला का अंदेशा और बताया जा रहा है, नियुक्तियों में गड़बड़ी का अंदेशा बताया जा रहा है, उस पर भी जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने पूरे मामले को ठंडे बस्ते पर रखकर, और उसका भी जब रिजल्ट आता है तो उसमें भी वो 9 में से जिनका नाम डॉक्टर रमेश सिंह ने दिया था, महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड और महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तत्कालीन शिक्षा मंत्री हमारे निशंक जी, और तमाम डिपार्टमेंट में जो दिया था, उन्हीं में से 8 लोग नियुक्त हो गए। एक नाम उसमें से रह गया जो वेटिंग में था, मीनाक्षी राणा, क्योंकि उनकी जगह जो दूसरे व्यक्ति रखे गए थे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबद्ध थे, तो उनकी अप्रोच उनसे ज्यादा हो गई थी, तो इसलिए उनको भी रखा गया। तो इस तरह की जो घोटाला होता है, ये बहुत बड़ा लंबा प्रकरण है, जिसको मैं शॉर्ट पर रख रहा हूँ कि किस प्रकार से उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री जो ऐप से आजकल बारिश करवा रहे हैं इधर उधर, उन्होंने किस प्रकार से कुलपति नेगी जी के साथ मिलकर अपने रिश्तेदारों को मिलने जो नियुक्त करने का जाल बुना, और वहां एक तरफ जो योग्य पात्र थे, ये अयोग्य है सब। इनके क्वालिफिकेशन में भी अगर आप जांचेंगे, पाया जाएगा कि इनमें कमियां हैं। आरक्षण के रोस्टर को मैनिपुलेट किया गया, सारा कुछ इनके हिसाब से रखा गया, और उसके बाद भी इनकी हिमाकत की है, ड्यूटी पर नहीं जाते, वहां पर हेडक्वार्टर में ही रहे। तो ये सारी बिना राजनीतिक सह के हो नहीं पाता था। इसमें सीधे तौर पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी इन्वॉल्व थे, कुलपति सब इन्वॉल्व थे। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने मांग की कि जो अभी 56 नियुक्तियों में और घोटाला वहां पर पाया गया, तो मुक्त विश्वविद्यालय को जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील कर दी है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देने वाली, अपनों का साथ, अपना विकास, अपनों का विश्वास, ये हो गया है। और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो यहाँ पर भ्रष्टाचार की अपराधी भारतीय जनता पार्टी ने, आम आदमी पार्टी इसलिए कड़े शब्दों में निंदा करके मांग की थी कि तत्काल जो उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी हैं, इनसे इस्तीफा लिया जाए और इनकी जगह सीधे सलाखों के पीछे होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मंत्रियों को उत्तराखंड की सत्ता में बैठने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, जिनके सारे साक्ष्य पब्लिक डोमेन में फिर रहे हैं, क्योंकि इनके खिलाफ कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। जी नवीन जी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इस पूरे प्रकरण को स्पष्ट किया है। कुलदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि विपिन कंथोला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि भाजपा से हैं। कुलदीप जी, लेकिन उससे पहले सवाल मेरा आपसे ही है। मैं ये समझना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, एक तरफ जहां जीरो टॉलरेंस नीति भाजपा सरकार की तरफ से लगातार कही जाती है, भाजपा का ये नारा है कि हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उत्तराखंड में तो लगातार कहा जाता है कि चाल चेहरा चरित्र जो है वो हमारा बिल्कुल एक जैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से जो लिस्ट आई है और जो नाम सामने आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी जरूर है? देखिए, ये पूरी प्रक्रिया कटघरे में तो आ गई है जी। जिस तरीके से इसमें डेट जारी होने के बाद जो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उनका नाम पहले ही मीडिया में आ जाना, और उसके बाद जब रिजल्ट जारी होता है तो उन्हीं लोगों का नाम दोबारा रिजल्ट में आना, इससे ये प्रक्रिया कटघरे में तो है ही। और जहां तक उत्तराखंड की विश्वविद्यालयों की स्थिति है, ये कोई नई बात नहीं है। सरकारें चाहे भाजपा की रही हो या कांग्रेस की रही हो, हालांकि उत्तराखंड में इन दोनों की राजनीतिक दलों की सरकारें रही हैं। उच्च शिक्षा की जो दुर्गति है, इसके लिए ये दोनों सरकारें जिम्मेदार रही। अभी तक किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की नियुक्ति को रजिस्ट्रार, एक और बड़ी बात ये भी है कि किसी विश्वविद्यालय में अभी तक यहाँ स्थायी रजिस्ट्रार नहीं है जी। ठीक, तो ये एक जो लगभग उत्तराखंड में 12 के करीब, जिनमें एक केंद्रीय और 11 जो है 11-12 राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हैं, यहाँ रजिस्ट्रारों की नियुक्ति नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि कोई भी राज्य सरकार इस तरह की स्थायी व्यवस्था इसलिए नहीं करना चाहती ताकि उनके इन चीजें स्थायी हो जाएंगी, व्यवस्थित हो जाएंगी। तो इस तरह से जो नियुक्तियों का खेल है, चाहे वो आज की सरकार हो या निर्वर्तमान सरकारें रही हो, पहले की सरकारें रही हो, ये खेल सबने खेला है और अपने अपने समर्थकों को अपने अपने माध्यम से जब जब मौका मिला है, उन लोगों ने विश्वविद्यालय में भरने की कोशिश की है। और यही कारण है कि उत्तराखंड की शिक्षा की स्थिति जो है निरंतर गिरती जा रही है जी। ये बात कहने की अलग है कि
हमारे मंत्रीगण, हमारे अधिकारीगण तमाम जगह पर ये कहते हैं कि भाई उत्तराखंड में हमने शिक्षकों की स्थिति बहुत बढ़िया है, हमने हर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त किए हैं, लेकिन उनकी जो गुणवत्ता है, उनका जो चयन प्रक्रिया है, वो हमेशा से कटघरे में रही है। एक पुख्ता व्यवस्था देने का काम सरकार ने और उच्च शिक्षा विभाग ने कभी नहीं किया यहाँ पे, और यही कारण है कि जो आम आदमी पार्टी जो आज ये विषय लेकर के आई है, ये तो मात्र लगता है कुलदीप जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विपिन कैथोला जी हमारे साथ जुड़े। विपिन जी, इस पूरे प्रकरण को लेकर आपको क्या कहना है? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और डॉक्टर धन सिंह रावत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए, किसी भी नियुक्ति में, चाहे वो विश्वविद्यालय में हो चाहे किसी भी विभाग में हो, जब नियुक्तियां होती हैं तो उसका एक पैरामीटर तय होता है जी। और अगर जो यूनिवर्सिटी की बात होगी तो यूनिवर्सिटी में नियुक्ति का पैरामीटर तय है। यूजीसी के जो गाइडलाइन है, यूजीसी गाइडलाइन के अंतर्गत जो जो चीजें आती हैं, जो जो चीजें उस पद के सृजन के लिए, उस पद के प्रत्याशी के लिए, उस पद के में जिसको रखना है, उसके लिए जो भी चीजें बनाई जाती हैं योग्यता की, वो सारी योग्यताएं आहर्ताएं पूरी करते हुए ही कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी विभाग हो, उस पर नियुक्तियां करता है। ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के कह देने से मात्र से कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हर बात में तो सबूत लेकर के सामने आते हैं। ये तो अपने देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सबूत मांगने वाली पार्टी है। ये तो हर चीज पर मुद्दे पर बात कीजिए। बिना सबूत सेना पर आम आदमी पार्टी वो जो सैनिकों के लिए 1 करोड़ सम्मान राशि देती है, आप मुद्दे पर आइए ना। नवीन जी सुन लीजिए, विपिन जी की पहले पूरी बात सुन लीजिए, आपको भी मौका देंगे। सुन लीजिए विपिन जी क्या कह रहे हैं। विपिन जी अपनी बात को पूरा करिए और नवीन जी 2 मिनट। नहीं, आपके बीच में बोला जाए, आपके बीच में हम इनके बीच में बोलते हैं, प्रवक्ताओं की दिक्कत है। अरे तो आप पॉइंट पे आइए ना। विपिन जी आप अपनी बात को पूरा करिए। नवीन जी आपको सुन रहे हैं। नवीन जी 2 मिनट के लिए अगर आप बात सुन लेंगे तो शायद बेहतर होगा, हम जनता तक भी स्पष्ट ये बात पहुंचा पाएंगे। विपिन जी अपनी बात को पूरा करिए आप। देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी सम्मानित प्रवक्ता मुद्दे पर बात की। भ्रष्टाचार हो गया क्या? अरे आप देखिए ना, स्विमिंग पूल बन गए हैं, क्या क्या कहोगे? मोहल्ला क्लिनिक में भाग गए। आप बात कर रहे हो आम आदमी पार्टी के। विपिन जी उत्तराखंड की राजनीति पे बात कर लेते हैं ना, दिल्ली पर चर्चा फिर कभी करेंगे, चर्चा करेंगे इस पर। हम बात करें नियुक्तियों पर बवाल, आपने उठाए सवाल, चर्चा हम इसको आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 23 मार्च को लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया था। बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने स्कूल आना बंद कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक बच्चा नीरज जो है, उसके फादर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था, नौकरी से उसे निकाल दिया गया था। एक टाइम ऐसा आ गया था कोविड के बाद कि घर खर्च बिल्कुल नहीं था, तो हमें शहर छोड़ के अपने अपने गांव जाना पड़ा। जब हमें यहाँ एक सर्कुलर मिला कि अब 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं यहाँ पर आना शुरू होंगे, तो हमने बच्चों को कांटेक्ट करना शुरू किया। लेकिन ये नीरज बच्चा जो है, ये तब भी स्कूल नहीं आया। नीरज से मेरी बात हुई तो उन्होंने सच्चाई मुझे बताई कि सर, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। हमने उन्हें ये आश्वासन दिया कि आप दिल्ली आ जाइए और आपको हम एक चेक दे देंगे, जिससे कि आपका कम से कम उस महीने का खर्चा तो चल ही जाएगा। अब वो डेली क्लासेस अटेंड करता है। प्री बोर्ड हमारे शुरू हो चुके हैं।
हमारे टीचर्स से जितना बन पड़ रहा है हमारे लिए कर रहे हैं सर। रात को जब हमारा सर स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद भी सर वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और सर जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से करते हैं सर। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं नियुक्तियों पर बवाल, आपने उठाए सवाल। दरअसल आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिशाली ने मामले का खुलासा करते हुए कहा है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अवैध नियुक्तियां की गई हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने साल 2017 और 2019 के बीच सभी नियम कानूनों को ताक पर रखकर अपने बीजेपी के चहेतों को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में मनमाफिक पोस्टिंग से नवाजा है। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी ने मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदेश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विपिन कैथोला जी जुड़े हुए हैं जो कि भाजपा से हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी जुड़े हुए हैं और नवीन पिशाली जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। विपिन जी, अपनी बात को पूरा करिए और बताइए कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं, इनको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? देखिए, मैंने कहा ना कि सारी नियुक्तियां जो है यूजीसी के मानकों के अनुसार ही होती है और यूजीसी के मानकों के अनुसार ही सारी नियुक्तियां की गई हैं। और निश्चित रूप से इनमें अगर जो कोई भी दिक्कत है तो सरकार इस पर जैसे भी सरकार की संज्ञान में चीजें आई हैं, सरकार ने इस पर बहुत सारी चीजें की। तो राज्यपाल जी, गवर्नर महोदय जो है उस पर जो भी एक्शन लेंगे उस पर सरकार सहयोग करेगी। लेकिन कहीं पर भी देखिए, ये कहीं पर भी एक भी चीज लेकर के आ जाए, किसी के कह देने मात्र से कि नियुक्तियों में घपला हो गया, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार और घोटाला हो गया, इससे बात नहीं होती कि इस पर भ्रष्टाचार हुआ। आप लेकर के आ रही चीजों को। हर बात में मैंने कहा ना, सबूत मांगने वाली पार्टी सबूत लेके आया ना कि ये हुआ है। आपके कह देने मात्र से कि भ्रष्टाचार हो गया, ये नैरेटिव जो है सेट होने वाला नहीं है। विपिन जी, तो आपके हिसाब से ये जो 8 नाम है, यानी कि जो पहला नाम है पीआरओ गोविंद सिंह का, जो कि डॉक्टर धन सिंह रावत के पीआरओ हैं, दूसरा नाम कुलपति जी की जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं रेखा बिष्ट जी, तीसरा भास्कर जोशी जो कि परीक्षा करवाने वाले चीफ एग्जाम कंट्रोलर प्रोफेसर पीडी पंत के रिश्तेदार हैं, तो क्या ये महज इत्तेफाक है? देखिए, मैंने कहा ना कि जो भी नियुक्तियां होती हैं वो यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार, जो भी नियुक्तियां किसी भी विभाग में होती है उनकी योग्यताएं अर्हताओं के आधार पर होती है। किसी का रिश्तेदार कह देने मात्र से कोई रिश्तेदार नहीं हो जाता, किसी के कहने मात्र से कि वो उनका पीआरओ। वहां गोविंद सिंह उनके पीआरओ, मुझे तो पता नहीं कि उनके पीआरओ कोई गोविंद सिंह नाम के नहीं है, धन सिंह रावत जी के पीआरओ तो कोई और है। तो इस प्रकार से कह देना केवल टीवी चैनलों में बैठ करके कि उनके पीआरओ है, उनके रिश्तेदार है, कोई बात नहीं है। अगर जो कहीं पर भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, शिकायतकर्ता ने राज्यपाल के यहाँ शिकायत की, कार्रवाई अमल कराएगी। अगर कार्रवाई तो सरकार उसको कार्रवाई करेगी। नवीन जी, क्या कहना है आपको? हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले सरकार कार्रवाई करे। सरकार तो कार्रवाई कर ही नहीं रही। अगर सरकार में दम है, अगर ये बात झूठी है तो उस अखबार पर आप केस कीजिए जिसने खबर छापी है। उस व्यक्ति को आप कटघरे में लाइए जिस व्यक्ति ने महामहिम राज्यपाल महोदय से वो गलत शिकायत की है। आप हमें कटघरे में लाइए जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर दम है सरकार में तो आप आगे आइए, सबसे पहले केस कीजिए अखबार पर, क्योंकि आपके मंत्री ने ये किया है, सारे साक्ष्य सामने हैं। उसके बाद भी इस तरह से नजरअंदाज करना साफ तौर पर है कि आपका चाल चरित्र सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र जनता समझ चुकी है।
आपको कोई अधिकार नहीं इस तरह से बात करने का कि यूजीसी के अंदर आता है, उसके अंदर आता है। तो मैं कह रहा हूं कि आपने 30% आरक्षण का जो नियम था उसको बदला है। आपने आरक्षण रोस्टर अपने कैंडिडेट्स के हिसाब से किया है, क्योंकि करने और करवाने वाले तो आप ही लोग हैं। उसको कौन देखेगा, उसकी जांच कौन करेगा? क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए? इसमें हम मांग करें सीबीआई जांच की। सारे साक्ष्य पब्लिक डोमेन में रहने के बावजूद भी सरकार अपना बचाव नहीं कर पा रही है। कैंथोला जी जैसे प्रवक्ता यहाँ पर भेजे गए हैं जिनको आता पता नहीं है, तो आप कीजिए ना, सरकार करे। क्यों नहीं कर पा रहे केस आप? हाईकोर्ट जाने वाले लोग हाईकोर्ट ही जा सकते हैं, तो आप कौन बताने वाले हो कि हमको पता है नहीं पता? तुमको जनता की कोर्ट में जाएंगे, जनता की कोर्ट में। आम आदमी पार्टी नहीं आएगी आपके खिलाफ हाईकोर्ट। हम तो जनता की कोर्ट में आ रहे हैं कैंथोला जी। हम जनता की कोर्ट में जा रहे हैं 2022 में, और जनता भगाएगी आपको, ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे भ्रष्टाचारियों को, अधिकारियों को और अत्याचारियों को। जनता, हमें जरूरत नहीं है हाईकोर्ट में आने, हम तो जनता की कोर्ट में जा रहे हैं। और जब जनता की कोर्ट से वापस आएंगे तो हमारे सारे लोगों को नापेंगे। नवीन जी और विपिन जी, आप दोनों की आवाज आपस में क्लैश कर रही है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं चाहूंगी कि एक एक करके या तो आप जवाब दें। खैर, आप हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड-19 के स्प्रेड के बाद जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो सभी विद्यालय बंद हो गए और हम सबको ये चिंता हुई कि अब किस प्रकार से बच्चों की पढ़ाई हो पाएगी। तब मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई खत्म हो गई और मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। क्लास टीचर ने बताया कि उनकी 10th क्लास की छात्रा आस्था तुगलकाबाद गांव छोड़कर नांगलोई की तरफ शिफ्ट हो गई है और उसके लिए यहाँ पर आना बिल्कुल असंभव सा है। मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे वो घर छोड़ना पड़ा और हमारे पास पैसे भी नहीं थे। एक लड़की की पढ़ाई छूट जाना उसके लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। सबने मिलकर उसकी मदद का फैसला किया। मेरी क्लास टीचर ने CBSE की फीस भर दी ताकि मेरी पढ़ाई ना छूटे। क्लासरूम टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बच्चा पूरी तरह से हमसे कनेक्ट नहीं हो पाता, तो हमने उसका समाधान ढूंढने की कोशिश की। रोहिणी के एक विद्यालय में बात की डॉक्टर सुखबीर सिंह यादव जी से और उन्होंने अपने विद्यालय में उसे बैठने की अनुमति दी। साथ ही साथ उनके सभी जो टीचर्स हैं उन्होंने उस बच्चे की काफ़ी मदद की। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए और अगर एक बच्ची पढ़ जाती है तो सिर्फ वो अकेली बच्ची नहीं पढ़ती बल्कि एक पूरा परिवार पढ़ता है, वो पूरा एक समाज आगे बढ़ता है और पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। प्रयास करना और उसके बाद सफल होना ये अलग बातें हैं, लेकिन प्रयास ही अगर हम नहीं करेंगे तो हम सफल भी नहीं हो पाएंगे। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसे किसी व्यक्ति, किसी परिवार और किसी देश की तकदीर बदली जा सकती है। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम लगातार बात कर रहे हैं नियुक्तियों पर बवाल। आपने उठाए सवाल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं कि वहां पर डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा उत्तराखंड के मुक्त विश्वविद्यालय में जिस तरीके से डॉक्टर धन सिंह रावत नियुक्तियां की गई हैं वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है और हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ नवीन प्रशाली जी जुड़े हुए हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और हमारे साथ कुलदीप राणा जी जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुलदीप जी, आपने सुना किस तरीके से अभी विपिन कंथोला जी कह रहे थे कि ये जांच का विषय है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो आरोप लगाना है वो कहीं ना कहीं गलत है और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर सबूत ला कर दें तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या
क्या वाकई अभी इसमें भी कुछ संदेह बाकी है क्या? नहीं, देखिए, संदेह तो ये तो जब जांच होगी और जांच के बाद जो तथ्य निकल करके आएंगे उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो ही जाएगी, क्योंकि जिस तरह की जानकारियां मिल रही हैं उसमें एक राज्यपाल के पास शिकायत होने के बाद से गवर्नर ने इसमें जांच के आदेश दिए हैं, ऐसी जानकारी है। अब जहां तक नियुक्तियों पर सवाल है और जिस तरह की बात अभी विपिन जी ने भी कही और नवीन जी भी बात इस चीज को कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें कटघरे में तो हैं। और क्योंकि 30 अगस्त जब ये 30 अगस्त को जब इसकी विज्ञप्ति जारी हुई और ये चीजें हुई और उसके बाद इसके रिजल्ट जारी होने से पहले जिन लोगों का नाम उछल करके बाहर आ गया था उन लोगों का नाम लिस्ट में होना फिर ये संदेह को जन्म देता है और इस तरह से कहीं ना कहीं ये पूरी प्रक्रिया कटघरे में आ जाती है। तो इसमें जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक इस पर कुछ कहना कटघरे में न्याय प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करना जैसे होगा। जी नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पीआरओ गोविंद सिंह को तो पहचानने से इनकार कर दिया विपिन कंथोला ने। ये ऐसे ही करते हैं, जो पकड़े जाते हैं उनको बोलते हैं हमारे हैं ही नहीं। कुछ दिन पहले एक इनके प्रवक्ता थे, उन्होंने जनता को भिखारी कह दिया था, तो उसके बाद हमने जब मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा वो हमारे प्रवक्ता ही नहीं, हमारे नेता ही नहीं है और आजकल वो टीवी पर आने बंद हो गए। तो भाई, तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी नीति है, ये लोगों को गायब कर देते हैं कि हमारे हैं ही नहीं, जरूरत पड़ने में बहुत काम कर देते हैं ये। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दम है तो अखबार को कटघरे में लाई खड़ा कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दम है तो जो शिकायत करता है उनको कटघरे में खड़ा कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का दम है तो हमें कटघरे में खड़ा कीजिए। लेकिन भ्रष्टाचार को यहाँ पर होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये एक मामला है, उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री हमारे धन सिंह रावत जी, उनके पास काफी सारे विभाग हैं और सारे विभागों का हाल ऐसी है और सारे मंत्रियों का हाल ऐसी है। मैं यहाँ पर अगर बात करूं तो इसमें जांच करके, लेकिन आज किसी पे आती नहीं है। बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ को बचाने के लिए छोटी छोटी मछलियों पर कार्रवाई हो जाती है। आपने देखा होगा कोरोना जांच घोटाला चल रहा है अभी कुंभ में, वहां पर 2 अधिकारी निलंबित कर दिए मात्र, और भारतीय जनता पार्टी ने फैला दिया कि हमने तो जांच के निलंबित कर दिए हैं, लोगों का फैसला कर दिया। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि निलंबन पनिशमेंट नहीं होता है। जो सरकारी पैसा है, क्या उस पैसे की वसूली हो चुकी है? जब तक सरकारी पैसा वसूल नहीं होगा और दोषी सलाखों के पीछे नहीं जाते तब तक न्याय नहीं मिलता। ये जनता का पैसा है, जनता की संपत्ति है, जनता के संसाधन है। आप सत्ता के गलियारों में बैठकर दल बदल कर बारी बारी से दशकों पर यहाँ जो काबिज है सत्ता में और फिर उसके बाद मनमानी कर रहे हैं, तो इस मनमानी पर रोक लगनी आवश्यक है। अभी कैंथोला जी बोल रहे थे कि आप हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। मैं कहता हूं कि हम जनता की अदालत में जा रहे हैं 2022 में, और जनता, उत्तराखंड की जनता देख रही है और उत्तराखंड की जनता जरूर आशीर्वाद देगी आम आदमी पार्टी को। और जनता की अदालत से पास होने के बाद जब हम आएंगे तो इनकी पोल पट्टी सबकी खोली जाएगी एक एक करके। जी कुलदीप जी, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस भ्रष्टाचार के बारे में बताया, 2017 से लेकर 19 के बीच का ये मामला है और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो कि मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, उसकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। ये मुद्दा कैसे नहीं दिखा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हरीश रावत जी को ये मुद्दा नहीं दिखा? देखिए यशी जी, कांग्रेस को तो पिछले 2017 से लेकर के अभी तक कोई मुद्दे दिखाई नहीं दिए हैं जी। और ये बात जनता कह रही है, ये बात जनता के बीच से निकल के आ रही है, जबकि इतने सारे मुद्दे उभर करके, और जनता की अपेक्षा थी कि विधानसभा में विपक्ष इन मुद्दों को उठाएगा, लेकिन जनता को हमेशा विपक्ष की तरफ से भी निराशा हुई है। ठीक, और जहां तक इस विषय का सवाल है, ये ओपन यूनिवर्सिटी वाला सवाल है, तो मैंने आपसे जैसे आपके पहले के सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि उत्तराखंड में विगत 22-21 वर्षों में इस व्यवस्था को बिगाड़ने में दोनों राजनीतिक दल उतने ही भाग के भागीदार हैं। ठीक, क्योंकि जब भी जो दल आता है वो दल अपने लोगों को विश्वविद्यालयों में, क्योंकि विश्वविद्यालय वोट बैंक की, युवा वोट बैंक की राजनीति का एक बड़ा केंद्र होते हैं और ये एक सेंटर होता है, पावर सेंटर होता है, जहां से आप यूथ के माइंडसेट को अपने पक्ष में मोबिलाइज कर सकते हैं। ठीक, इसलिए राजनीतिक दलों की बड़ी कोशिश होती है कि वो विश्वविद्यालयों में अपने लोगों को किसी भी तरीके से लेकर के आए। जी, उत्तराखंड में ओपन, मैंने आपसे पहले कहा ना कि ओपन यूनिवर्सिटी तो मात्र एक मामला है। बरसार यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यहाँ की आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, इनमें से 2 विश्वविद्यालयों के कई मामले तो मैंने खुद इन्वेस्टिगेट करके मैंने प्रकाशित किए हैं, सामने लेके आया हूं, जिन पर कार्रवाई भी हुई है ना।
और जहां तक यूजीसी की गाइडलाइन की बात है, तो यूजीसी की गाइडलाइन में तो रजिस्ट्रार की नियुक्ति सबसे अहम है, क्योंकि जब तक रजिस्ट्रार की नियुक्ति नहीं होती तब तक विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था पटरी पर नहीं आ सकती है। और उत्तराखंड के अधिकांश विश्वविद्यालयों में अभी तक 21 साल हो गए हैं, अभी तक रजिस्ट्रार की नियुक्ति नहीं हो पाई है। यहाँ कभी प्रोफेसर को रख दिया जाता है, कभी शासन से संयुक्त सचिव को बैठा के रख दिया जाता है, कभी एडीएम को बैठा देते हैं, कभी किसी अन्य विभाग का शिक्षक यहाँ दूसरे विश्वविद्यालय में बैठ जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें यहाँ ये सारी प्रक्रिया शुरुआत से कटघरे में रही है। व्यवस्था बनाने का काम दोनों राजनीतिक दलों ने नहीं किया। जी। जिस तरीके से कुलदीप जी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हमेशा से ही ये चीज़ें देखने को मिलती आई हैं, जिस तरीके से अभी हमने हाल ही में खटीमा गोलीकांड और अभी जो हम लोगों ने मसूरी का गोलीकांड का जो 27वीं बरसी मनाई है, उसमें जो आंदोलनकारियों को हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से की गई हो, चाहे वो भाजपा की तरफ से की गई हो, एक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनका एक सपना था उत्तराखंड राज्य को लेकर। उत्तराखंड राज्य अलग ज़रूर हुआ, लेकिन जो सपने उन्होंने देखे थे उसके लिए आज भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। शायद यही वजह कि ये जो अव्यवस्थाएं इतनी रही हैं, किसी भी सरकार में किसी तरीके का कोई काम नहीं किया गया। आज मुख्य विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी निभा रही है, जो अब चुनाव लड़ेगी, पहली बार अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि राजनीतिक दल हैं और आपको चुनाव में आना है तो आपको मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी, आपको मुद्दे खोद के लाने पड़ेंगे, और ये काम आम आदमी पार्टी कर रही है, वो दिल्ली में भी बेहतर तरीके से करती रही है। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि जो व्यवस्थाएं हैं, अब आपने ठीक कहा कि उत्तराखंड के हमने शहीदों को किया, शहीदों को अभी हमने याद किया, अभी खटीमा गोलीकांड की बरसी रही है, ठीक। और हम लोग भी जब विद्यार्थी थे तब हमने उत्तराखंड आंदोलन में हम भागीदार रहे हैं। राज्य बनने के बाद जब चीजें आई, उसके बाद हम लोग पत्रकारिता से जुड़े और व्यवस्थाओं को लेकर के जब हमने यहाँ ढांचागत व्यवस्थाएं हैं उन चीजों को लेकर के जब हमने अव्यवस्थाओं का माहौल देखा, यहाँ की इस राज्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि किसी भी विभागीय विषय पर यहाँ ना तो राजनीतिक दलों को और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों को एक पुख्ता व्यवस्था को लेकर के कोई दूरदर्शिता नहीं है। ये राजनीति की सबसे बड़ी उलटवासी है कि 21 साल पूर्ण होने जा रहे, 22वें साल में प्रवेश करने जा रहे उत्तराखंड को अभी तक किसी भी विभागीय उसमें कोई ढांचागत व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिली हैं, और ना ही इस दिशा में किसी राजनीतिक दल ने कभी कोशिश की है। विश्वविद्यालय जरूर खोले गए, कॉलेज, बड़ी संख्या में कॉलेज खोले गए हैं। आप ये देखिए कि ये 13 जिलों का राज्य है और यहाँ 36 यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, राज्य के विश्वविद्यालय भी हैं, डीम्ड भी हैं और निजी विश्वविद्यालय भी हैं। तो राज्यों से 3 गुना ज्यादा तो यहाँ विश्वविद्यालय हैं और उससे इनके 3 गुना यहाँ कॉलेजेस हैं, ठीक। तो ये कॉलेज जो मैंने आपसे कहा ना कि ये राजनीतिक में जो युवा वोट बैंक है उसको मोबिलाइज करने का एक बड़ा माध्यम है, बड़ा केंद्र है, और सभी राजनीतिक दलों की नजर इस पर होती है। और यही कारण है कि राजनीतिक दल चाहते हैं कि यहाँ पर उनकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग आए, ठीक। लेकिन जो शैक्षणिक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, जो व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जो उच्च शिक्षा जैसा गंभीर विषय है उससे जुड़ा हुआ, उस दिशा में कोई दूरदर्शी नीति लेकर के, कोई दूरदर्शी व्यवस्थाएं लेकर के इस राज्य में अभी तक कोई राजनीतिक दल नहीं आया है। यही कारण है कि 21 साल के बाद भी उत्तराखंड की उच्च शिक्षा की स्थिति ये है कि आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और यहाँ प्रवक्ताओं की नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे याद है कि जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे उस वक्त भी उन पर भी कुछ आरोप लगाए गए थे और वहां पर भी हालांकि वो बात अलग है कि उनको बाद में क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं आरोपों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और हम अक्सर देखते हैं कि इस तरीके के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक घटना है यहाँ की, यहाँ उत्तराखंड में एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है जी। उस आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में पूर्व में एक कुल सचिव हुआ करते थे, रजिस्ट्रार हुआ करते थे मृत्युंजय मिश्रा। मृत्युंजय मिश्रा उच्च शिक्षा के राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक बताए जाते थे, लेकिन उस एक राजनीतिक विज्ञान का शिक्षक, उसकी नियुक्ति, ये उत्तराखंड की व्यवस्थाओं पर देखिए कितना बड़ा ये विडंबना है कि उसकी नियुक्ति पहले तकनीकी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पे होती है, उसके बाद वो व्यक्ति मेडिकल यूनिवर्सिटी में आता है और फिर वो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पे नियुक्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था उसे अपर स्थानीय आयुक्त भी नियुक्त कर देती है, जो कि एक IAS नौकरशाह का पद होता है।
तो ये जो पूरी कड़ी है, आप इससे समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में उच्च शिक्षा के को लेकर के, तकनीकी शिक्षा को लेकर, चिकित्सा शिक्षा को लेकर, आयुष शिक्षा को लेकर के सरकारों के और अधिकारियों की कितनी दूरदर्शिता, कितनी गंभीरता मैं है। जुड़ रही नहीं हूँ और वो जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा। जी आरपी रतूड़ी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस से हैं। आरपी रतूड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। जी नमस्कार। नमस्कार आरपी रतूड़ी जी, मेरा सवाल आपसे है कि जो मुद्दा अभी आम आदमी पार्टी ने उठाया उसका समर्थन तो आपका भरपूर मिला है, लेकिन आपको ये मुद्दा कैसे नजर नहीं आया, आपकी पार्टी को ये मुद्दा नजर कैसे नहीं आया? देखिए, मुद्दा हमने इस बात पे, क्योंकि जब गोलमाल इस भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि गोलमाल करके इस प्रदेश का जितना भी दोहन कर सकते हो उतना दोहन करो, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं किसी ने भी किया है। अगर इस भ्रष्टाचार को उजागर करने में आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, निश्चित तौर पर हमको भी नजर रखनी चाहिए थी, लेकिन जिन्होंने नजर रखी वो बधाई के पात्र है। और मैं अभी सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, इसके बावजूद भी उनको शर्म नहीं आ रही थी कि इन्होंने उस पदों को आरटीआई के दायरे से भी बाहर रखा। मतलब जो जितना भ्रष्टाचार करना हो वो भारतीय जनता पार्टी से सीख लो और फिर अपने को पाक साफ भी कहते हैं। तो ये बहुत निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि ये शर्मनाक घटना भी है और इसकी जांच की जाएगी। कहीं ना कहीं 2022 में जब जनता इनको बाहर फेंकेगी तो इनके जितने भी भ्रष्टाचार के, चाहे कर्मकार बोर्ड के हों, चाहे ये बोर्ड के हों, चाहे शराब कांड के हों, चाहे खनन के मामले हों, कई बहुत सारे मामले हैं, चाहे वो आप देखेंगे कि स्वास्थ्य के उपकरण किस तरह से बरसात में बाहर सड़कों पर गिरे हुए हैं, गोदामों पे गिरे हुए हैं, अस्पतालों में पहुंचाए नहीं जा रहे, उनका उपयोग नहीं हो रहा। तो इन सब बातों का जनता के माध्यम से इनको जवाब मिलेगा। जनता इनसे पूछेगी कि आपने जितना दोहन करना था, लगता है कि आप केवल सत्ता में इसलिए आए कि आप दोहन करें, भ्रष्टाचार करें और केवल अपने आप को जीरो टॉलरेंस की बात करें। मैं तो कहूंगा कि जीरो टॉलरेंस का मतलब तो बीजेपी में ये है कि जीरो बढ़ाओ, मैं टॉलरेट करूंगा। शायद इसलिए इन्होंने इसका नाम जीरो टॉलरेंस दिया। विपिन जी, क्या कहना है आपको? आरपी रतूड़ी जी की बातों का आपके पास क्या जवाब है? पानी कहाँ है, छलनी कहे पानी कहाँ है। 55 साल इस देश को भ्रष्टाचार की दीमक की तरह चाटने वाली कांग्रेस पार्टी के लोग आज इस प्रकार से बातें कर रहे हैं, बड़ा हास्यास्पद लगता है। देखिए, जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बेल पर हो भ्रष्टाचार के, जिस पार्टी के अरे जिस पार्टी का गृह मंत्री ही तड़ी पार वो छलनी हमको कह रहे, आप गलत मत कहिए। तड़ी पार वाली पार्टी के लोग आरोप में लगाए, जिसको सबसे पहले तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि भाषा को मर्यादित रख के ही अपनी बात को पूरा करें। यहाँ पर हम एक चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो सवाल हैं उनके जवाब सही तरीके से मिले। एक दूसरे पर इस तरीके से अभद्र टिप्पणियां करना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। विपिन जी, आप भी इस बात का ध्यान रखिए और आरपी रतूड़ी जी आप भी। 55 साल दीमक की तरह भ्रष्टाचार में चाट गए देश को। तभी तो देश क्या रहे हो, फिर देश क्या रहे हो। भ्रष्टाचार तो राफेल में बतेरा हो रखा, अभी जेल में जाओगे। क्यों हो रहे हो? मैंने आपकी बात सुनी कि नहीं सुनी? आप गलत बात करें। रतूड़ी जी, देश में क्या हो रहा है इस पर बाद में चर्चा करें, भी फिलहाल उत्तराखंड की राजनीति पर चर्चा कर लेते हैं, वो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है इस वक्त। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का आप पे आरोप लगा, आप यहाँ पर सफाई देना, आप जा रहे हो सोनिया गांधी पे। अरे भाई, तड़ी पार के पार्टी के लोग आरोप केवल के, अरे उत्तराखंड का मामला है, बताइए कि आपने करा कि नहीं किया, भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया। विपिन जी, क्या जवाब है आपका?
विपिन जी हमारे साथ अभी फिलहाल के लिए नहीं है। कुलदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस की तरफ से भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं, समर्थन मिल रहा है, हालांकि आरपी रतूड़ी जी कह रहे हैं कि हमें नहीं दिखा, लेकिन किसी को भी दिखा तो हम समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के मन में भी है कि भाजपा और कांग्रेस एक ही जैसी बात करती है, एक ही मत है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि क्या हरीश रावत ने और धन सिंह रावत के साथ अपना जनेऊ भिड़ा लिया है, जिस ये मुद्दा नहीं दिखा। देखिए, 13 जिलों के इस उत्तराखंड राज्य की ये एक बड़ी विडंबना रही है कि यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व कभी भी गंभीर नहीं रहा है। ना तो विषयों को लेकर गंभीर रहा, ना राज्यों को लेकर के गंभीर रहा, और ना ही राज्य निर्माण और राज्य के विकास की गतिविधियों को लेकर के गंभीर रहा। यहाँ हमेशा बहस होती रही, एक दूसरे पर आरोप लगते रहे, और जनता इस भ्रम में कि चलो इस बार इन्होंने नहीं किया तो भाजपा ने नहीं किया तो कांग्रेस करेगी, कांग्रेस ने नहीं किया तो भाजपा करेगी। उत्तराखंड हमेशा क्योंकि एक राष्ट्रवादी प्रदेश रहा है, राष्ट्रवादियों का प्रदेश रहा है, सैन्य बाहुल प्रदेश रहा है, तो इस वजह से यहाँ की जनता में हमेशा राष्ट्रवादी दलों के प्रति एक निष्ठा रही है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पिछले 21 साल में इन दोनों राजनीतिक दलों ने उत्तराखंड की जनता को जिन सपनों के उत्तराखंड की बात करते हैं, हम शहीदों के सपनों की उत्तराखंड की बात करते हैं, उस दिशा में कोई कदम हो, दोनों राजनीतिक दल कटघरे में खड़े हो। नीतिगत व्यवस्थाओं को लेकर के दोनों राजनीतिक दलों ने कभी भी गंभीर प्रयास करने की कोशिश नहीं की, और यही कारण है कि आज 22 साल के बाद भी उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था, नियुक्ति की व्यवस्था कटघरे में खड़ी। आरपी रतूड़ी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको क्या कहना है इस संदर्भ में, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जनता को भी लगता है कि भाजपा और कांग्रेस एक ही जैसे हैं, क्योंकि आप मुख्य विपक्ष की भूमिका में हैं, उसके बाद भी जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से नहीं उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो कि अब 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, वो एक के बाद एक जिस तरीके से मुद्दे उठा रही है, कहीं ना कहीं वो काबिले तारीफ है। तो बड़ा सवाल यही है कि लोग अब कांग्रेस से कहीं ना कहीं निराश नजर आ रहे हैं। सरकार से तो निराश है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज्यादा है क्योंकि वो मुख्य विपक्ष की भूमिका में। देखिए, हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से सतर्क विपक्ष हैं। आप सदन में अगर सुनेंगे, हम सड़कों पर भी हैं, महंगाई के विरोध सड़कों पे अब किसी को दिखाई न दे हो तो वो अलग बात है। सवाल केवल इस मुद्दे पर है। ये हमारी जानकारी में जैसे आया हमने उसको, आपने आज डिबेट की तो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमने इस बात को सदन में, अगर मैंने पहले स्वीकार कर लिया कि अगर किसी ने भी किया, ये उत्तराखंड के नागरिक है, आम आदमी पार्टी हो चाहे कोई हो, अगर उन्होंने उठाया स्वागत योग्य है। पर ये भ्रष्टाचारी पार्टी जो सवाल जवाब देना चाहिए, जो जिम्मेदारी महसूस करे, वो आरोप कहाँ जा रहा है चलने की बात करे। अरे कम से कम अपने भांजे को लगा, अपनी भतीजी को लगा दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगा दिया, गोविंद सिंह कुंजवाल ने, आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा, क्या बोलते हो उस पर? तो भैया घास खोद रहे हो क्या? घास खोद रहे हो 4.5 साल से। किसको भेजा जेल में? अगर लगाया तो बाहर निकालो, भेजो जेल। क्यों नहीं भेजा? क्या कर रहे थे यहाँ? क्यों उत्तराखंड में सत्ता में आए थे? अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो कब कहा कांग्रेस ने? कांग्रेस ने ये कहा कि भ्रष्टाचारी को जेल मत भेजो। हमने कहा जेल भेजो, क्यों नहीं भेज रहे हो? पूरी कांग्रेस के आला नेता बेल में है, बात करो भ्रष्टाचार की। अरे भैया हो, अरे तड़ीपार के पार्टी के आदमी, तड़ीपार जो आदमी गृह मंत्री तड़ीपार है, वो आरोप नहीं लगाए। तड़ीपार पार्टी का आदमी आरोप नहीं लगाया। मैं बार बार कह रही हूँ, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करें और बहुत शांति के साथ डिबेट करेंगे। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हेलो हेलो मैम। हाँ जी बेटा। मैं ना आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ। हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे हैं कि वो मुझे आगे नहीं पढ़ा सकते, वो मेरी शादी करना चाहते हैं। तो बेटा एक बार आप अपने पेरेंट्स को स्कूल में ले आइए,
उसके बाद उनसे बैठ कर के बात करते हैं। ये कहानी हमारे विद्यालय की 10वीं क्लास की छात्रा विद्या की है। विद्या हमारे स्कूल की एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है। लॉकडाउन के दौरान ही जब टीचर्स बात करती थी फ़ोन पर बच्चों से, तभी ये बात निकल कर के आई कि मैडम मेरे पेरेंट्स जो हैं मेरी शादी करना चाहते हैं। शादी करनी है लड़की की, बड़ी हो गई, अब पढ़ाई हो गई इसकी पूरी। आज जल्दी से जल्दी शादी कर। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी जब मम्मी ने बोला, और जो मेरे स्टेप फादर है उन्होंने बोला था कि मेरी शादी कर देंगे। हमने पेरेंट्स को बुलाया, हमने स्टडीज़ के बारे में बताया कि जब बच्चा इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, बच्चा किसी अच्छे पद को हासिल कर सकता है। तब उसके मदर को ये लगा कि शायद मेरी बेटी भी पढ़ के कोई ऑफिसर बन सकती है। तब उन्हें लगा कि हाँ, मुझे भी अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए। मैं अपने टीचर्स का बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मेरी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई टीचर्स। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने जो सवाल उठाए हैं कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने साल 2017 और 2019 के बीच सभी नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए अपने और बीजेपी के चहेतों को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में मनमाफिक पोस्टिंग से नवाजा है। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी ने मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदेश भर में प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। विपिन कैथोला जी जो कि बीजेपी से हैं, वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन प्रशाली आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। नवीन जी, आरपी रतूड़ी जी को आपने सुना, क्या कहना है आपको? देखिए, उन्होंने तो वैसे ये कहा कि कोई भी किसी ने भी उठाया सबका स्वागत है क्योंकि उस बात को तो उन्होंने कहा, लेकिन एक जब विपक्ष की भूमिका होती है तो विपक्ष को भी ये समझना चाहिए कि वो भी उनकी भी कुछ दायित्व होते हैं। जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो किसी दल का नेता नहीं बल्कि वो भी जनता का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि जनता इस विश्वास पर उनको नियुक्त करती है, जनता के बिहाफ पर वो नियुक्त होते हैं कि अगर सरकार सत्ता पक्ष कोई गड़बड़ी करे तो विपक्ष उसको आवाज को उठाएगा ताकि न्याय संगत बातें हो पाए। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 4 साल से कांग्रेस जो एक मित्र विपक्ष की भूमिका यहाँ पर निभाई थी, कोई मुद्दा नहीं उठाया था। उसके बाद आपने देखा जैसे ही आम आदमी पार्टी ने घोषणा की कि हम उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अरविंद जी ने घोषणा की, उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ काम करना शुरू किया और माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पर। उन्होंने सरकार के कामकाज को देखते हुए कहा कि अगर सरकार ने कोई 5 जनहित के काम किए हो तो बताए, हम डिबेट के लिए तैयार हैं। तो वहां से खलबली मच गई क्योंकि काम हुआ ही नहीं था। तो उसके बाद एक के बाद एक लगातार जो 3 सरकारें भारतीय जनता पार्टी को बदलनी पड़ी। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उनके साथ पूरी सरकारें बदली, तो वो सारा श्रेय जो है आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पर जाता है, क्योंकि हमने इनसे मांगा था आपने अगर काम किया है तो बताइए। हमने कहा था कि आपका मुख्यमंत्री हमारे जो है 0 वर्ग सीएम है, हमने कहा था 0 विजन मुख्यमंत्री जी। है। नवीन जी, मैं विपिन जी से जवाब ले लेती हूँ जरा। विपिन जी, आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए कि जो आरोप आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए हैं, ऐसे में इस पर आगे क्या एक्शंस होंगे, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? विपिन जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो।
जी विपिन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सीधे सीधे शब्दों में बस आप इतना बता दीजिए कि ये जो आरोप आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए हैं, ये आगे जाके इन पर क्या जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, इसको लेकर सरकार का अगला कदम क्या होगा, मैं ये चाहती हूँ क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने। देखिए, जब कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं तो इनके आरोप लगाने से क्या होता है कि भ्रष्टाचार ये कितना चिल्लाते रहे। आप कह रहे हैं लेकिन कटघरे में भी आप खड़े हैं, आप इस बात को माने या नहीं माने, लेकिन सच्चाई यही है। शिकायतकर्ता ने शिकायत की है गवर्नर से, तो गवर्नर उस पर जो भी आदेश देगी सरकार उसका अक्षरशः पालन करेगी और उस पर गवर्नर महोदय का जो भी आदेश होगा उसका पालन करेगा। जी कुलदीप जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जिस तरीके से अभी ये जो मुद्दा उठा ये सामने आया, इसमें एक सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिल रही है कि भाजपा या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की अगर हम बात करें, ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन एक बहुत अहम टिप्पणी मैं आपसे चाहूंगी इस चीज को लेकर भी, कहीं ना कहीं इन भ्रष्टाचार की वजह से जो वाकई इन पोस्ट के काबिल हैं या जो शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं, उनको कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक मानसिक प्रेशर जो हम कह सकते हैं वो होता है, क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल पाती। देखिए, मैं पहले तो के न्यूज को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गहरी नजर पर और इस भ्रष्टाचार पर जो ये डिबेट रखी है, और आज चाहे वो किसी ने भी, मैं कह रहा हूं कि उत्तराखंड के हितैषी ने अगर इस भ्रष्टाचार को खुलासा करने का काम किया है तो दंडित होना चाहिए जो अपराधी है। ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी विडंबना है जी कि इतने मेरे से कि आपसे भी राज्य बनने के बाद इतने वर्षों में भी उत्तराखंड में कोई नियुक्तियों को लेकर के कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं हो पाई। मात्र उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ही नहीं, यहाँ की विधानसभा की में जो भर्तियां हुई वो नियुक्तियां हमेशा कटघरे में रही, कोर्ट में लोग गए हैं। ठीक है, उसके अलावा आज यहाँ पर उपनल का इतना बड़ा ढांचा कुलदीप जी, माफी चाहूंगी, समय की बहुत कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं बात बिल्कुल इससे स्पष्ट है कि इन लोगों को ऐसे परेशानी होती है और देखते हैं कि इससे सरकार का क्या रुख होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे देवभूमि के दंगल में जिस तरीके से नियुक्तियों पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं, ऐसे में अब देखना होगा कि क्या दोषियों पर कार्रवाई होती है, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर संज्ञान लेते हैं। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।